हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ आर.के. सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की, यानी नए लेक्चर के साथ। वो नया टॉपिक है आज का क्रांति कोण, यानी क्रिटिकल एंगल। तो आज हम समझेंगे क्रांति कोण होता क्या है या कहते किसे हैं। तो हेडिंग बनाइए, क्रांति कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। यानी ये हमने मान लिया इधर का मीडियम सघन है, इसमें हम तीन स्थितियां दर्शाएंगे। ये पहला मीडियम सघन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। तो आप देख रहे होंगे ये तीन मीडियम हमने लिया, तीन सिचुएशन लिया, यानी फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन और ये थर्ड सिचुएशन। तो हम क्रांतिक कोण समझेंगे। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि इधर का माध्यम सघन है और इधर का माध्यम विरल है। तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण के साथ जो नॉर्मल के साथ कोण बनेगा वो आपतन कोण यानी आई, और ये होगा आपका अपवर्तन कोण। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को समझाया है किस हिसाब से आपतन कोण बनते हैं, किस हिसाब से अपवर्तन कोण बनते हैं। तो हम फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन कोण कहलाता है, यानी एन फॉर नॉर्मल यानी अभिलंब। और अपवर्तित किरण तथा नॉर्मल के बीच यानी अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ये पहला सिचुएशन, और ये आपतित किरण, ये नॉर्मल नंबर 2 यानी दूसरा सिचुएशन समझते हैं, दूसरी स्थिति समझते हैं। तो ये भी क्या होगा, आपतन कोण, और ये होगा आपका अपवर्तन कोण। फिर ये तीसरी सिचुएशन, यानी आपतित किरण यानी नॉर्मल, और ये रहा आपका यानी अपवर्तित किरण। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री है। तो यही जो आपतन कोण है ये क्रांति कोण कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो हम तीसरी स्थिति में क्या देख रहे हैं कि जब उसका विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उस दौरान सघन माध्यम में वो आपतन कोण क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाता है। या यूं हम कह सकते हैं कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो, तो वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। इस क्रांतिक कोण को हम C से लिखते हैं। क्रांतिक कोण को हम C से लिखते हैं। फिर से एक बात देखिए, ये तीन स्थितियां हमने दिखाया है, यानी आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, आपतन कोण का मान बढ़ाते गए। ऐसे सिचुएशन में अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते एक पोजीशन ऐसी मिली जहां पर उसका अपवर्तन कोण 90 अंश हुआ, तो वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है।
ध्यान रखिए, हमेशा क्रांति कोण सघन माध्यम में ही बनते हैं, ये आपको आना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस क्रांति कोण से अगर तीसरा सिचुएशन ले लिया जाए, चौथा सिचुएशन ले लिया जाए कि अगर क्रांति कोण से थोड़ा सा मान बढ़ा दिया जाए तो उस समय अपवर्तन कोण का मान यानी 90, यानी यूं कहो कि अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ऐसी घटना होना ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यानी फिर से अगर क्रांति कोण से आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो उस दौरान जो अपवर्तित किरण है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ऐसा होना ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जो हाँ, तो हेडिंग बना दीजिए कि प्रकाश, या यूं कहें परिभाषा लिख दिया जाए क्रांति कोण का, तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तब वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी क्रांतिक कोण जैसा हमने डिफाइन किया कि हमेशा सघन माध्यम में ही बनेंगे और जिस दौरान उसका अपवर्तन कोण 90 अंश होगा वही आपतन कोण क्रांतिक कोण के नाम से जाना जाएगा। फिर हमने क्या कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हमेशा ध्यान रखिए जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो उस समय अपवर्तित किरण उसी माध्यम में, या यूं कहो कि प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के लौटने की ये घटना ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप देखते होंगे दैनिक जीवन से रिलेटेड इसके यूज बहुत हैं, यानी दैनिक जीवन में आप इनकी घटना अक्सर देखते होंगे कि कांच में पड़ी दरार का चमकना। पहला एग्जाम्पल यानी दैनिक जीवन के लिए, कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो आप देखते होंगे अक्सर जब आप मार्केट में घूम रहे हों तो अक्सर देखते होंगे कांच में जो पड़ी दरार है, यानी हम दूर से देखते हैं तो वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण है
कि उस कांच की दरार से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण ही हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है जैसे हीरे की चमक। हीरे की चमक आप सुने भी होंगे, आशा करते हैं आप देखे भी होंगे। तो हीरे की चमक, हीरा क्यों आखिर चमकता है? तो इसके पीछे भी यही कारण है कि हीरे यानी जिस हीरे के उस भाग से यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा और भी हमारे दैनिक जीवन में कई एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप सड़कों पे जब चल रहे हों तो आप देखते होंगे ऑन हाईवे रोड पे जब आप चल रहे हों तो आपको ऐसा फील होता है कि आगे का जो रोड है यानी सामने का जो रोड है वो भीगा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा प्रतीत होने के पीछे का भी यही कारण है कि उस भाग से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हमको रोड यानी वो सड़क हमको भीगा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा हमारे दैनिक जीवन में बहुत से एग्जाम्पल हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित हैं। और तो ये रहा आपका क्रांति कोण, और इसी से हमने जोड़ के आपको सामने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ऐसे सिचुएशन में हम कुछ रिलेशनशिप निकालेंगे। वो रिलेशनशिप है कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो जैसा कि देखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, एक फिगर से काम करेंगे। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो हेडिंग बनाइए ये, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम C से लिखते हैं, तथा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में संबंध। यानी यूं कहो कि रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम आज क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध निकालेंगे। इसमें रिलेशन क्या होता है? तो मान लेते हैं कि पहला मीडियम इसका सघन है और सघन के रूप में मान रहे हैं कांच है, और दूसरा मीडियम हमारा विरल है, यानी जिसको हम कहते हैं वायु, यानी वायु मान लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, तो R इज इक्वल टू 90। अगर R इक्वल टू 90 है तो यही आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। तो मान लेते हैं कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी वायु में जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे प्रकाश किरण वन मीडियम टू अनदर मीडियम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटित होती है, और प्रकाश की जब अपवर्तन की घटना घटित होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम फॉलो करेंगे, और उसमें से हम जो दूसरा नियम है यानी स्नेल लॉ को फॉलो करेंगे, जो उसका मैथमेटिकल टर्म है
तो क्या लिखेंगे, जा रहा है तो बाई स्नेल लॉ, बाई स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन। एन का मतलब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए कह सकते हैं कि जी एन ए। तो कंडीशन दे लिखते हैं, कंडीशन यानी व्हेन, यानी जब I इज इक्वल टू सी होगा तो R इक्वल टू 90 अवश्य होगा, क्योंकि आपतन कोण ही क्रांति कोण है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जब उसका आपतन कोण 90 होगा तब वही आपतन कोण क्रांति कोण कहलाएगा। तो देन इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, यानी समीकरण एक को हम लिख सकते हैं साइन सी यानी आई इज इक्वल टू सी, तो आई इक्वल टू सी अपान साइन आर इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू जी एन ए। तो सॉल्व करिए इसको, साइन सी और साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू जी एन ए, या यूं कहो कि ये एन जी इक्वल टू 1 अपान साइन सी, ए एन जी इक्वल टू 1 अपान साइन सी, या यूं कहो कि एन इक्वल टू 1 अपान साइन सी। यानी अपवर्तनांक जो होता है वो हमेशा क्रांति कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही हमारा क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध है। यानी ये एन जी इक्वल टू 1 अपान साइन सी, या यूं कहो कि एन इक्वल टू 1 अपान साइन सी। लेकिन ध्यान रहे एन ये एन जी ही है, या यूं कहो कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो ये रहा आपका रिलेशनशिप n इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी। अब इससे हम छोटे छोटे सवाल भी लगाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन लेंगे हम कि छोटा सा क्वेश्चन कि यदि वायु के सापेक्ष किसी दरों का क्रांतिक कोण 30 अंश है, वायु के सापेक्ष किसी दरों का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष किसी दरों का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो क्रांतिक कोण को जैसा हमने कहा यानी लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है, C इक्वल टू 30 डिग्री, इसके अलावा 30 डिग्री है, तो उस दरों का अपवर्तनांक क्या होगा, तो उस दरों का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी n पूछ रहा है, n पूछ रहा है। n का मतलब हमको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में ये a एंड w पूछ रहा है। दरों का अपवर्तनांक का मतलब है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और जब भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात होती है तो पहला मीडियम आपका वायु ही होता है, या यूं को n ही a एंड w है। तो कैसे निकाला जाए क्रांतिक कोण 30 डिग्री, तो दरों का अपवर्तनांक यानी एन डब्ल्यू, या यूं कहो कि ए एन डब्ल्यू कितना होगा, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो फार्मूला लगाएंगे बी नो दैट, यानी बी नो दैट हम जानते हैं n इक्वल टू 1 अपान साइन सी होता है, n इक्वल टू 1 अपान साइन सी, या यूं कहो कि एन डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपान साइन सी, या ये एन डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपान साइन सी, तो ये एन डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपान साइन सी, सी की वैल्यू 30 डिग्री। अब सॉल्व करिए, 1 अपान साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सॉल्व करेंगे
तो 2 ऊपर गया तो कुल मिला के 2 होगा, यानी दरों का अपूर्णांक 2 होगा। इसी प्रकार और भी कई सवाल लगाए जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए आप लोग, जिससे आसानी से लगाया जा सके। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, यानी यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2 हो तो उसका क्रांतिक कोण क्या होगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी गिवन दैट वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी Ang इज इक्वल टू 1 बाई वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, यानी C इक्वल टू इतना। तो फार्मूला फिर हम लगाएंगे, Ang इक्वल टू 1/sin C, या यूं कहो कि Ang की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 1/sin C, या यूं कहो कि sin C इक्वल टू 2/3, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 ही होगा। तो इस तरीके से हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर पूछे जाते हैं क्रांतिक कोण दिया है तो अपवर्तनांक क्या होगा, या यूं कहो कि अपवर्तनांक दिया है तो क्रांतिक कोण क्या होगा। इससे रिलेटेड कई सवाल बनाए जाते हैं। काफी हद तक बोर्ड एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारा टारगेट है वो ये है कि प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हेडिंग बनाइए, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो हेडिंग बनाइए, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे भी बहुत सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, छोटा छोटा ही बनते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि जिस माध्यम में का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, या यूं कहो कि जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो अगर बात करें अपवर्तनांक इक्वल टू अपवर्तनांक जो होगा वो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम
माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये बच्चों ध्यान रखना, इसी पर काफी हद तक सवाल बनते हैं। तो अगर अपवर्तनांक को n से लिखते हैं तो, और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल अगर b हो तो n = c/b। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में जो संबंध है वो n = c/b। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, या अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। ये यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जिस भी मीडियम में प्रकाश जाएगी, यदि उसका अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगी, अगर ज्यादा है तो कम होगी। ये यूनिवर्सली है, अपवर्तनांक हमेशा प्रकाश की चाल के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। तो अब अगर हम बात करें कि कैसे समझें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नोट पॉइंट जिस मीडियम में प्रकाश जा रही होगी, मान लो ये वाटर में जा रही है तो NW = C/BW। बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होगा उसी मीडियम में प्रकाश की चाल होगी। यहाँ हमने अगर वाटर माना है यानी जल, तो यहाँ वेलोसिटी भी होगी जल में, यानी जल में हम प्रकाश की चाल पकड़ेंगे। इसी प्रकार या और भी कह सकते हैं, ये Ng = C/Bg। सेम कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच में ही प्रकाश की चाल यानी Bg, B फॉर वेलोसिटी, G फॉर ग्लास, और C आपका हर सिचुएशन में कांस्टेंट ही मिलेगा। या यूं कहो कि निर्वात से जल में जाएगी या निर्वात से ग्लास में यानी कांच में जाएगी। तो जैसे जैसे ये कहानी होगी, ये घटना घटित होगी, तो ध्यान रखना है कि वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश की चाल घटेगी बढ़ेगी, तो अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा। अपवर्तनांक कम ज्यादा होगा उसी हिसाब से उसकी चाल बदलते जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, Ng = C/Bg। जहां C जो है, जैसा हमने लिखा भी है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, तो जैसा कि हम जानते हैं C यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। अब इससे रिलेटेड अगर सवाल की बात करें तो बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं इसके सवाल भी, तो ध्यान से देखिए। इससे रिलेटेड सवाल छोटे छोटे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। फिर कहता है कि यदि कांच का अपवर्तनांक मतलब Ng = 1.5 हो, यानी 1.5, तो कहता है क्वेश्चन कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, लिखेंगे कैसे, Bg, B फॉर वेलोसिटी, G फॉर ग्लास, यानी ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, जैसा अभी हमने रिलेशन देखा कि प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, N = C/B। तो यहाँ क्या होगा, N = C/B। अब हमने कहा था कि जैसा मीडियम हो उस हिसाब से यहाँ देखो, तो N यानी कौन सी मीडियम है, G यानी ग्लास, किस मीडियम में बात कर रहा है, ग्लास में। तो ये इसका फार्मूला बना। हम इसको ये Ng भी लिख सकते हैं क्योंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये Ng की वैल्यू कितनी है,
यानी एन जी ही ये एन जी है, एन जी ही ये एन जी है, तो ये एन जी की वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपान बी जी। अब इसको सॉल्व किया जाए तो बी जी इज इक्वल टू, बी जी को यहां लेके आइए, 1.5 को यहां भेजिए, यानी 3 इंटू 10⁸ अपान 1.5, तो 1.5 3 1.5 1 जा 1.5 और 2 जा 3, यूं कहो कि 1.5 1.5 दूना 3, तो कितना आएगा बी जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होगी कांच में प्रकाश की चाल, यानी बी जी इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी हिसाब से और भी सवाल होंगे जो बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन कि जल में प्रकाश की चाल, दूसरा क्वेश्चन, यानी जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल मतलब बी डब्ल्यू, ये दे रखा है जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है यदि जल का अपर्तनांक यानी एन डब्ल्यू 4/3 हो, तो कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल यानी सी। जैसा कि हमको याद भी है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन इसको हम इस रिलेशनशिप के हिसाब से कैसे दिखाएं, तो फार्मूला लिखिए एन इक्वल टू सी बाई बी, तो एन डब्ल्यू इक्वल टू बी डब्ल्यू, कैंची गुणा मार दो, तो सी इक्वल टू एन डब्ल्यू इंटू बी डब्ल्यू, एन डब्ल्यू यानी 4/3 इंटू बी डब्ल्यू यानी 2.25 इंटू 10⁸। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, 3 7 21 यानी 0.7 और 3 5 15, कितना मिला 4 इंटू 0.75 इंटू 10⁸, यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3.00 इंटू 10⁸, या यूं कहो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमको याद भी है, लेकिन निकालने का ढंग भी देखिए किस हिसाब से हम फार्मूले का यूज करके बड़ी आसानी से अपर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध को देखते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ मीडियम लेके बात किया जा सकता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, या यूं को कितना अपर्तनांक होगा। तो इस समस्या का समाधान जो करेगा यही प्रकाश की चाल तथा अपर्तनांक में संबंध यानी एन इक्वल टू सी बाई बी से ही हम करेंगे। और भी देखा जा सकता है, कई सवाल ऐसे हैं जैसे वायु तथा कांच की चाल। अगला क्वेश्चन यहां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल यानी सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तथा कांच में यानी बीजी इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहता है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक क्या होगा यानी EANG। ऐसा कि हमने पिछले वीडियो में लिखना पढ़ना अपर्तनांक को अच्छे से समझाया है, उसी हिसाब से हम दिए गए क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लिख लेते हैं। उसके बाद जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं और फिर देखते हैं किस कॉन्सेप्ट से लगेगा। तो आप देख रहे होंगे अपर्तनांक, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल से रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूले हैं वो क्या है, n इक्वल टू सी बाई बी, n इक्वल टू सी बाई बी, या यूं को ये एन जी इक्वल टू सी बाई बी जी। तो अब वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10⁸, बी जी कितना दिया है 2 इंटू 10⁸, 10⁸ कैंसिल, 2 2 3 1.5, यानी ये एन जी की जो वैल्यू आई
या यूं कहो कि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक आया वो 1.5 होगा। तो आज हमने जो चर्चा किया वो था आपका क्रांति कोण। फिर से रिवीजन करते हैं 1 मिनट। क्रांति कोण क्या होता है? क्रांति कोण एक आपतन कोण ही होता है जैसा हमने बताया, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि विरल माध्यम में उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, यानी यूं कहो कि सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, यानी 90 अंश हो, तो वही आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है।